गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास के लिए हम चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यानी इस चैप्टर के अंदर कोई भी बॉडी है, जैसे कि वो रिजिड बॉडी है, उसके जो पार्टिकल का जो रोटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका सेंटर ऑफ मास है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में भी बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो देखिएगा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज रिजिड बॉडी। ठीक है, यानी रिजिड बॉडी क्या होती है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी हम फिनोमिनास पढ़ेंगे या जो भी हम एप्लीकेशन एंड लॉज पढ़ेंगे वो सारे रिजिड बॉडी के लिए होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करें तो रिजिड बॉडी क्या होती है कि ए बॉडी दैट कंसिस्ट, यानी वो बॉडी जिसके पास क्या हो, एक तो डेफिनेट साइज हो, ठीक है ना, यानी फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसके पास डेफिनेट साइज हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो रिजिड बॉडी की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी डेफिनेट शेप हो। तो किसी भी रिजिड बॉडी की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए करें, अदरवाइज जो पीडीएफ है वो आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ए रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज़ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप, ठीक है ना। अब देखिएगा डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज का मीन्स क्या हो गया कि कोई भी बॉडी है, जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है, तो प्रत्येक बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं हम उसको, या एटम भी बोल सकते हैं। और इन एटम के बीच में जो जिसके द्वारा ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा होता है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक फिक्स पोजीशन पर स्टे करते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम यहाँ से इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये वाला जो फोर्स हो गया ये तो कौन सा फोर्स हो गया, उनका इंटरनल फोर्स, ठीक है ना। इंटरनल फोर्स हमेशा बॉडी के इनसाइड में जो पार्टिकल्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर लगेगा। क्लियर। अब जैसे आपने इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, तो देखिएगा जैसे हम इसको कंप्रेस करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जैसे तो ये जो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है ये इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। यानी ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने का अपोज करता है। यानी वो बॉडी जिनके ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उनकी जो शेप है उनके अंदर चेंज नहीं होता है। यानी जो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उस केस में बॉडी कैसी होगी, वो रिजिड बॉडी होगी, ठीक है। अब देखिएगा रिजिड बॉडी के बारे में हम मोशन के बारे में बात करें कि मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी रिजिड बॉडी है वो मोशन किस तरह से करती है, ठीक है ना। तो देर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। यानी देर आर 3 टाइप ऑफ मोशन फॉर एनी रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी है 3 तरह से मोशन करती है। अब वो 3 तरह का मोशन कौन सा होता है, पहला हम बात कर सकते हैं उसको ट्रांसलेशनल मोशन।
ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चों इस ट्रांसलेशन मोशन को हम प्योर ट्रांसलेशन मोशन भी बोल सकते हैं। किसी बुक में आपको ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन के नाम से भी मिल सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें ट्रांसलेशन के अलावा किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है ना, सेकंड टाइप का जो मोशन है वो कौन सा होता है? प्योर रोटेशनल मोशन। यानी ट्रांसलेशन मोशन हो गया, सेकंड कौन सा हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है ना। और थर्ड है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। तो किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर थ्री टाइप के मोशन हो सकते हैं, यानी काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। वो कितने तरह का होता है? 3 टाइप का। प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और थर्ड इज रोलिंग मोशन। अब देखिएगा जो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है और प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसलेशन मोशन। देखो ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हमने 5th क्लास में थोड़ा सा 5th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। जैसे ये कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी है, इस तरह से रखी हुई है। तो रिजिड बॉडी यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अगर मैं इस बॉडी को मूव कराता हूँ इस तरह से आगे की ओर, तो आप देखेंगे कि इस बॉडी का प्रत्येक पार्टिकल, यानी जिन छोटे छोटे पार्टिकल से ये बॉडी मिलकर बनी है, यानी प्रत्येक पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। यानी जो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है या इस पॉइंट पर जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए इनिशियल और फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन सच टाइप ऑफ मोशन every particle of body travel the same linear displacement in same direction। यानी प्रत्येक पार्टिकल है वो सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और सेम ही क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि अगर ये कोई बॉडी है, यहाँ पर हम रखते हैं, मान लेते ये कोई बॉडी है, इसका एक पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं ए और दूसरा पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं बी। अगर हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पर, हमने इस बॉडी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट बात करें तो वो कितना होगा? ये वाला होगा। इस पार्टिकल बी के अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कौन सा होगा? ये वाला। यानी दोनों केस में पार्टिकल ए के लिए भी और पार्टिकल बी के लिए भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। और दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी कैसे है? लीनियर डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। जैसे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके लेके जा रहे हैं और यहाँ पर रखा आपने, ठीक है ना, बॉडी रोटेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर? जैसे कि आप किसी कार वगैरह में बैठे हैं और कार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, तो उस केस में आपकी जो बॉडी है वो किस तरह का मोशन कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, या इस तरह के जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉडी का जो प्रत्येक पार्टिकल्स है
वो सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम कि किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया या वन डायमेंशनल मोशन हो गया, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, और या इसी को हम किस नाम से बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलेशनल मोशन का। क्लियर। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, यानी प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, देखो रोटेशनल मीन्स यानी रोटेट करना। अगर कोई भी बॉडी किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, उसकी रोटेशनल एक्सिस। तो कोई भी बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि बॉडी का जो मोशन है वो कैसा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, रोटेशनल मोशन की प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करें, तो देखिएगा क्या होगा, इन सच टाइप ऑफ मोशन any rigid body rotate about a fixed axis, यानी जो बॉडी है वो क्या करती है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है। अब देखिएगा बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये रोटेशनल एक्सिस हो गया और एक बॉडी है जो इसके अराउंड में रोटेशन कर रही है इस तरह से, तो उस बॉडी के हम डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। मान लेते हैं ये पार्टिकल्स ए है, ये पार्टिकल्स बी है, ये पार्टिकल्स सी है। तो ए पार्टिकल्स के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी रोटेशनल एक्सिस से रेडियस कितनी है, आर ए है। बी पार्टिकल के लिए इसके रोटेशनल एक्सिस से जो रेडियस है वो कितनी है, मान लेते हैं हम आर बी है। और सी पार्टिकल के लिए इसकी रोटेशनल एक्सिस से रेडियस कितनी है, आर सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल ए बी सी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर, यानी रोटेशनल मोशन के अंदर, उस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में देखिएगा जो एंगुलर वेलोसिटी है फॉर एवरी पार्टिकल विल सेम, यानी रोटेशनल मोशन के अंदर प्रत्येक पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो यानी इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्टिकल के लिए यहाँ पर जो रेडियस है उसका मोशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर पार्टिकल की रेडियस का अफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से प्रत्येक पार्टिकल, यानी जितने टाइम में ये पार्टिकल ए रोटेट करके वापस से इनिशियल पॉइंट पर आएगा, उतने ही टाइम में पार्टिकल बी रोटेट करके उसी इनिशियल पॉइंट पे आएगा, और उतने ही टाइम में पार्टिकल सी रोटेट करके उसी इनिशियल पॉइंट पर आएगा। यानी पार्टिकल ए बी और सी तीनों के लिए अलग अलग रेडियस होने के बावजूद भी जो उनका टाइम पीरियड है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रोटेशनल मोशन के अंदर प्रत्येक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है, क्योंकि वो पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखिएगा अगर हम बात करें लीनियर वेलोसिटी की,
बच्चों रोटेशनल मोशन के अंदर अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें v, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक कंप्लीट रोटेशन की डिस्टेंस कितनी होती है, 2πr अपॉन t, यानी जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, r पर। यानी रोटेशनल मोशन के अंदर जो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है v, वो किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस के पास होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होती है, जो पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से दूर होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट रहती है। क्लियर? जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए कि जो आपके फैन होता है, फैन का जो रोटेशन है किसी भी एक्सिस के अराउंड, वो हो गया, ठीक है ना। जैसे या फिर आप पोटर व्हील देखते हैं, जो कुम्हार जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी क्या होता है, एक एक्सिस के अराउंड क्या करता है, लगातार रोटेट करता है। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन का। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, दैट इज रोलिंग मोशन। यानी इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन। देखिएगा, मान लेते कि कोई भी एक इंक्लाइन सरफेस है, ये कोई एक इंक्लाइन सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक गेंद को पकड़े हुआ है, ठीक है। ये मानते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन है, जहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। अब जैसे आप इस बॉडी को रिलीज करते हैं यहाँ से, तो ये बॉडी क्या करती है, लगातार इस तरह से आगे की ओर बढ़ती है। अब देखिए, ये बॉडी यहाँ पर स्लाइड करते हुए नहीं आएगी, ये बॉडी क्या करेगी, इस तरह से रोटेट करते हुए आती है। यानी बॉडी के अंदर रोटेशन मोशन भी हो रहा है, इसके अलावा ये बॉडी है लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करती है, यानी इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। जैसे आप एक पहिए की बात करें, ये पहिए का एक्सिस हो गया, ये जब पहिया अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, ठीक है, और रोड के ऊपर साथ साथ चलता है, तो मान लेते ये पॉइंट ए है। तो जब ये पहिया रोटेट करते हुए एक कंप्लीट रिवॉल्व पूरा करते हुए इस पोजीशन पे आता है वापस से, कि उसका पॉइंट ए वापस से ग्राउंड को कांटेक्ट करे, यानी ग्राउंड के टच में रहे, तो देखिए ये जो बॉडी है ये इस तरह से घूमते हुए आएगी, यानी इसके पास रोटेशनल मोशन हो गया। इसके अलावा इस पार्टिकल ए ने ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इस केस में इसकी अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करें, तो उस केस में इसका जो डिस्टेंस है, एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2πr, अगर इस व्हील की रेडियस कितनी है, r है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल की बात करें, तो ये पार्टिकल देखिएगा एक तो इस तरह से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग, ये वाला जो सेंटर है जिसके अलोंग उसकी एक्सिस पास हो रही है, उसके अलोंग पार्टिकल ए रोटेट कर रहा है। इसके साथ साथ ये पार्टिकल अपनी पोजीशन इस तरह से यहाँ से और यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो ये वाला कौन सा हो गया, इसका ट्रांसलेशन मोशन भी हो गया। तो किसी भी बॉडी के अंदर जब वो रोल करती है, जैसे कि अगर ये पेन है, मैं इसको इस तरह से रोल कराता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स वो रोटेट भी करते हैं और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। तो इस तरह का जो रोटेशन होता है वो कौन सा होता है, रोलिंग मोशन, ठीक है। तो बच्चों, हमने अभी 3 तरह की मोशन के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट टाइप का जो रिजिड बॉडी क्या होती है उसके बारे में, कि वो बॉडी जिसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं, यानी उसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी साइज और शेप में, साइज एंड शेप में अगर कोई चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे आपको एक दे दिया जाता है कि स्टील की कोई बॉल दे दी जाती है, और एक आपको वैक्स यानी मोम की जो बॉल दे दी जाती है। आप स्टील की बॉल को कंप्रेस करेंगे तो वो उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। जो
वैक्स होती है, उस बॉल को आप कंप्रेस करेंगे तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की जो बॉडी होती है इनको हम प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। ये जो जिनकी डीफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, अगर उनकी शेप में चेंज नहीं होता है उनको बोला जाता है इलास्टिक बॉडी, और जिनकी शेप में चेंज होता है उनको बोलते हैं हम प्लास्टिक बॉडी, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस किया है। कल का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।